Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Earth and Solar System, and this is our class number 6. And today we are going to discuss about the satellites. ये हमारी अर्थ एंड सोलर सिस्टम की क्लास नंबर 6 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैटेलाइट्स के बारे में. सैटेलाइट्स किसे कहते हैं उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले सैटेलाइट किसे कहा जाता है? व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड, किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ओके, so what is a satellite? Satellite is an heavenly object that moves around any another celestial body that is like a planet, stars, etc. That is called a satellite. और ये कितने तरह के होते हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ नेचुरल सैटेलाइट एंड द सेकंड वन इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट. दो तरह के होते हैं ये, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में. तो व्हाट इज अ नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स उन क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है जो नेचुरली ओरिजिनेट हुए हैं. A crystal object that moves around the other crystal object is called a natural satellite. जो एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्रिस्टल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमता है. जनरली जो रोटेट करने वाला, सॉरी, जो रिवॉल्व करने वाला हमारा क्रिस्टल ऑब्जेक्ट है, दैट इज अ स्मॉलर इन साइज. वो छोटे साइज का होता है. ओके, फॉर एग्जांपल मून. हमारा जो सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है उसके जो नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज अ मून. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और वो किसके रिवॉल्व अराउंड कर रहा है? वो अराउंड कर रहा है, रिवॉल्व हमारी प्लैनेट अर्थ के. तो व्हाट इज अ नेचुरल सैटेलाइट? द मून इज अवर नेचुरल सैटेलाइट. अब बात आती है इनका क्या काम होता है. तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? नेचुरल सैटेलाइट क्यों जरूरी है, क्या काम है इनका? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सैटेलाइट्स इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स इन द ओशंस. जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं? बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इनमें. ये अर्थ अपनी तरफ इन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स. अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ना वो इसकी तरफ. दे हैव देयर ओन ऑर्बिटल पाथ. उनका अपना ही ऑर्बिटल पाथ होता है. और बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोसेस दे इन्फ्लुएंसेस द टाइड्स इन द ओशंस. और इसी की वजह से ही ओशंस में, महासागरों में, समुद्रों में क्या उत्पन्न होती है? लहरें उत्पन्न होती है. टाइड्स स्टार्ट हो जाती है. द हाई टाइड एंड द लो टाइड. कितनी ज्यादा वो पास है, कितनी ज्यादा वो दूर है. तो दिस इज द रीजन व्हाई नेचुरल सैटेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसी वजह से ही नेचुरल सैटेलाइट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. नाउ अब बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की. तो व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? द मैनमेड सैटेलाइट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. मैनमेड सैटेलाइट्स को ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है. ये वो सैटेलाइट्स होते हैं दैट इज सेंट टू द स्पेस फ्रॉम द प्लैनेट. जो प्लैनेट से भेजा जाता है, यानी कि अर्थ से हम जो भी सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं ताकि वो स्पेस में रिवॉल्व कर सके, चाहे वो हमारी अर्थ प्लैनेट है उसके अराउंड पे या फिर किसी और प्लैनेट के अराउंड पे, तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट या फिर इसको स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है. अब बात आती है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग हमारी हेल्प करते हैं. दे यूज इन द रिसर्च वर्क्स होते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का सबसे बड़ा एग्जांपल है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज द स्पुतनिक 1. स्पुतनिक 1 इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड दिस वाज लॉन्च ऑन द 4th अक्टूबर 1957. 4th अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ था और ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था. नाउ हम बात करते हैं मून का सरफेस. अब हम जो हमारा चैप्टर है उसमें मून, अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करो. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज द मून. मून के बारे में, तो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. सबसे पहले उसका सरफेस कैसा है. इट इज हैविंग अ रफ एंड द अनइवन सरफेस. इसका सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है, ऊपर खाबड़ सा है, अनइवन है, प्रॉपर नहीं बना हुआ. डस्ट बहुत ज्यादा है, ड्राई बहुत ज्यादा रहता है, सूखा रहता है ज्यादा. एज यू ऑल नो दैट देयर इज नो वाटर. वाटर नहीं है वहां पर. ये पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर देयर इज अ क्रेटर्स, देयर इज अ वैलीज एंड देयर इज अ माउंटेन्स. क्रेटर्स का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, जो कोलाइड होते हैं तो होल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्रेटर्स. वैलीज बनी हुई है और माउंटेन्स बने हुए हैं. अब बात करें लार्जेस्ट क्रेटर जो मून के सरफेस पे, दैट इज ऑन द साउथ पोल, दैट इज अथिकनिक बेसिन. अथिकनिक बेसिन के नाम से साउथ पोल पे एक लार्जेस्ट क्रेटर है. लार्जेस्ट बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ द मेटेरॉइड्स. जो ग्रेविटी है मून की, दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम्स ही जो है वो कम है. नाउ बात करें एटमॉस्फेयर कैसा है मून का. देयर इज नो एटमॉस्फेयर. कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेयर ना होने का रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो एयर. वहां पर एयर नहीं है. अगर एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, तो क्या साउंड वेव भी नहीं है मून सरफेस के ऊपर.
डे टाइमिंग में इसका जो टेम्परेचर दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। बट इन द केस ऑफ नाइट, लेकिन अगर हम बात करें रात की, तो वहां पर जाता है -150 डिग्री सेल्सियस। इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, -150 डिग्री सेल्सियस तक इसके अंदर टेम्परेचर चला जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून। व्हाट इज द फेसेस, द शेप्स ऑफ द मून दैट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर से जो भी हम मून के सरफेसेस के ऊपर जो भी हम देखते हैं ना कि मून की पोजीशन चेंज हो रही है, मून की प्लेस चेंज हो रही है, मून की शेप चेंज हो रही है, दैट शेप इज कॉल्ड द फेजेस। उसी शेप्स को क्या कहा जाता है, फेजेस कहा जाता है। कौन कौन सी फेजेस हैं? मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। और अगर अपनी लाइट नहीं है तो वो लाइट कहाँ से आता है? इट रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन। जो सन से लाइट आ रही है उसको ही वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द मून लाइट। उसी को हम क्या कहते हैं? मून लाइट कहते हैं। जो पार्ट लाइट के इन्फ्लुएंस में होगा, लाइट के सामने होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड द लाइटेड पार्ट। उस लाइट पार्ट का जो बैक साइड में आएगा दैट इज कॉल्ड द डार्कर पार्ट, एज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ आल्सो। अर्थ में तो ऐसे ही होता है डे एंड नाइट, कि जब वो अर्थ मून के सामने आता था तो क्या होता है? डे हो जाता था। जैसे अर्थ मून के पीछे चला गया तो वो क्या हो गया? नाइट हो गया। सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। अब बात करते हैं कि शेप कितने दिनों बाद चेंज होती है। नॉर्मली देखा जाए तो वैसे तो हर रोज चेंज होती है, 15-15 डेज से पहले इंक्रीज करता है, फिर 15 डेज तक वो डिक्रीज करता है। बट लेकिन जो शेप है वो हमें जो विजिबल होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ एवरी फोर्थ डे पे हमें भी लगेगा कि हाँ थोड़ी सी शेप में क्या हुआ है, चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं अलग अलग फेजेस की। तो सबसे पहले न्यू मून। न्यू मून जिसे कहते हैं, इट मीन इट गेट्स नो लाइट सनलाइट। जब भी इसको मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कोई भी इसको सनलाइट नहीं मिलेगी। वे आर अनेबल टू सी इट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हम देखने में इसको मतलब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ब्लैक ब्लैक नजर आएगा, तो हम अर्थ से कैसे देख पाएंगे? Now is the crescent moon. What is the crescent moon? As you can see the picture, picture में भी आप देख रहे हो small portion जो मून का वो ही हमें सिर्फ visible है, and that makes that the moon is having a crescent moon। इसी वजह से मून क्या कहते हैं, वो crescent moon, क्योंकि हमें बहुत ही छोटा सा पार्ट मून का visible होता है। Now next is the half moon। half moon का मतलब क्या है? आधा मून visible होगा, means the half the part of the are influenced by the sunlight and the half is part to the darker side। half darker की तरफ जाता है और half sunlight की तरफ जाता है, that's why it is called the half moon day। नेक्स्ट है गिब्बस मून। गिब्बस मून के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो विजिबल नहीं होता, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मून दैट डू नॉट गॉट सनलाइट एंड वी आर अनेबल टू सी अ थिन पोर्शन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के पोर्शन से बहुत ही पतला पोर्शन दिखेगा कि जो लाइट से कवर्ड नहीं है। एंड लास्ट इज द फुल मून डे। फुल मून पे आपको पता ही क्या होगा, प्रॉपर्ली वाइट माउंट वाइट कलर का मून विजिबल होगा। इन दिस फुल मून फुल पार्ट ऑफ द मून gets light and we are able to see a full moon from the earth। अर्थ से हम पूरा मून देख सकते हैं। These are different phases: new moon, crescent moon, half moon, this moon and the full moon। अब बात करें एस्ट्रॉइड्स की। व्हाट इज एस्ट्रॉइड? एस्ट्रॉइड्स किसे कहा जाता है? तो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे पथरीले पत्थर होते हैं उन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स। और दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन के चारों तरफ ही घूमते हैं। इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, इनको हम प्लैनेट तो नहीं कह सकते, बट दे आर कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट। माइनर प्लैनेट कहा जाता है। जो रीजन हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में लाइक करने वाला, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं उसका? एस्ट्रॉइड बेल्ट, बिकॉज दे आर कवरिंग द बहुत सारे नंबर, लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स इन देम। ओके, उस बेल्ट में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं। बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होने की वजह से उस एरिया को ही एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। द कीरस इज द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड द एस्ट्रॉइड। सबसे पहला जो कीरस था, जो डिस्कवर हुआ था कीरस, और ये सारा फर्स्ट नहीं था डिस्कवर हुआ है, बल्कि लार्जेस्ट भी था जो डिस्कवर्ड हुआ है। नेक्स्ट है मीटरॉइड। व्हाट इज द मीटरॉइड? मीटरॉइड किसे कहते हैं? स्मॉल ब्लॉक रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि हमें अर्थ सरफेस से खड़े होकर दिख रहना है, फ्रॉम द स्पेस इज कॉल्ड द मीटरॉइड। उसे मीटरॉइड्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? शूटिंग स्टार। एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द, कैसे करता है वो, कि जैसे जैसे फ्रिक्शन आती है दे गेट हीट अप, हीट होना शुरू हो जाता है, causes the flashlight। so this is the way कि how meteorite get light। now next is the comet। नेक्स्ट इज द कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होता है? इट इज अ डस्टी आइस बॉल्स। डस्टी आइस बॉल्स होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। ओके, तो व्हेन दे जैसे जैसे सन के पास आएंगे तो क्या होगा, वो रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे एनर्जी को। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? गैसेस की फॉर्म में होती है। ये बहुत ही लंबी इनकी टेल होती है, इनकी यही पहचान है, अगर लॉन्ग स्ट्रीमिंग टेल। उसकी टेल जो होती है बहुत लंबी होती है, बहुत पूंछदार होती है। The Halley comet is that comet that is visible from the Earth's surface after every 76 years। Halley comet वो comet है जो हर 76 years के बाद अर्थ सरफेस के ऊपर दिखता है।
That's all for today's class. We find out in comment.